नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर का जो इस्तेमाल है वो बेसिकली फॉर एग्जांपल जैसे हमारी कोई कंपनी है, वो कंपनी अपना लेटर लिखती है दूसरी कंपनी को, या जिन लोगों के साथ वो बिज़नेस करते हैं, अपने किसी कस्टमर को वो लेटर लिखना चाहते हैं, अपने किसी जो है सेलर या परचेजर्स को वो लेटर लिखना चाहते हैं, या वो अपना किसी को बिल बना के देते हैं, उनकी बिल बुक है या वो लेटर पैड बनाते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि टॉप के ऊपर या बॉटम के ऊपर कंपनी की कुछ चीज़ें छपी होती है, जिसमें कंपनी का नाम होता है, उसके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी सी मालूमात होती है। तो हेडर और फुटर भी इसी तरह की चीज़ है कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें हम हेडर और फुटर लगा सकते हैं। हेडर क्या है कि जो जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट आउट करें तो हमारा वो जो हेडर वाला डाटा है वो हमारे डॉक्यूमेंट के टॉप पे आए, और फुटर वाला डाटा जो है हमारे डॉक्यूमेंट के बॉटम पे आ जाए। तो ये उसी तरह की चीज़ है। अभी हम इसको लगा के चेक करते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर फॉर एग्जांपल ये हमारा डाटा है, इसके टॉप पे और बॉटम पे हम जो है हेडर और फुटर लगाना चाहते हैं, तो हम हेडर फुटर पे क्लिक करेंगे तो ये अपना एक्सेल जो है वो अपनी पेज लेआउट जो है वो चेंज करेगा। अभी ये पेज लेआउट में आ गया, पहले ये जर्नल व्यू में था, अभी पेज व्यू में आ गया। तो ये देखें इसके ऊपर ये क्लिक टू ऐड हेडर, यहाँ पे ये जगह दे रहा है हमें कि हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं, ये इसने बिल्कुल डॉक्यूमेंट के सेंटर में हमें लिखने के लिए जगह दी है। हम लेफ़्ट साइड पे भी लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट के, हम राइट साइड पे भी लिख सकते हैं। ये चीज़ इसको यहीं से हम कॉपी कर लेते हैं और इसी को हम फुटर में भी लिखेंगे। ये हमारा हेडर है, ठीक है जी। अभी हम नीचे चलते हैं फुटर की तरफ। ये यहाँ पे टूल देखें, गो टू फुटर। जैसे ही हम गो टू फुटर करते हैं वो हमें नीचे लेके आए। यहाँ पे भी हमारे पास तीनों सेटिंग्स हैं, लेफ़्ट, सेंटर और राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ हम राइट में अपना वही डाटा लिख देते हैं। सेंटर में हम क्या करें जी, हम चाहते हैं कि हमारा ये जो एक लेटर है इसके 3 4 5 पेजेस हैं, तो इसके ऊपर हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो पेज नंबर ऑटो पे आएगा। जितने भी हमारे पेज नंबर हैं ये ऑटो पे उनको नंबरिंग देता जाएगा, ठीक है जी। फिर नंबर ऑफ़ पेजेस हम इसमें ये भी बता सकते हैं कि हमारे टोटल पेज तो इतने हैं, उसमें से ये इतना पेज है। फॉर एग्जांपल हमारे एक डॉक्यूमेंट के 10 पेजेस हैं, तो हम 5 नंबर पे खड़े हुए हैं, तो ये लिखेगा कि 5 ऑफ 10, कि हम 10वें, टोटल 10 पेजेस हैं, उसके 5वें पेज के ऊपर है। इसी तरह अगर हम इसमें डालना चाहें करंट डेट और टाइम, कि हम कहें कि जी हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो किस वक्त जो है बना है, उसकी डेट क्या थी, उसका टाइम क्या था, ये चीज़ें हम यहाँ से उसमें ऐड कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाएंगी। जब भी हम उसका प्रिंट आउट लेंगे या किसी को ईमेल करेंगे, ये चीज़ें उसमें ऐड होती जाएंगी। या हम इसमें डाल सकते हैं फाइल पाथ, कि ये हमारी फ़ाइल जो है ये पड़ी कहाँ पे हुई है। जैसे ही हम ये क्लिक करेंगे, इसका जब भी हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये चीज़ उसमें आएगी। इसके बाद फाइल का नेम उसमें डाल सकते हैं, शीट नेम डाल सकते हैं, कोई पिक्चर डाल सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ से उसके अंदर जो है हेडर और फुटर अपने में ऐड कर सकते हैं। तो इससे बाहर आने के लिए हम क्लिक करते हैं और यहाँ से अपना व्यू जो है वो चेंज करके नॉर्मल व्यू पे आ जाते हैं। ये देखें, अगर हम इनका प्रिंट पर व्यू यहाँ पे देखें तो ये देखें, ये हमारा ऊपर भी ऐड हो चुका है हरम कंप्यूटर अकेडमी, और नीचे जो है हमारी फ़ाइल का पूरा जो है लिंक पड़ा हुआ है कि हमारी फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, और ये जो हमने हरम कंप्यूटर अकेडमी ऐड किया था वो भी इसमें पड़ा हुआ है। नॉर्मली जब हम नॉर्मल व्यू में होते हैं तो ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही होती हैं, लेकिन जैसे ही हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, प्रिंट प्रीव्यू में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। सर्च में आज हमारा टूल है वर्ड आर्ट, तो आज हम इसको देखते हैं कि ये हमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ देता है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट के फॉर्मेट्स हमारे सामने आ गए हैं। इसमें हम कोई सा भी एक फॉर्मेट जो है वो चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे क्लिक करते हैं और यहाँ लिखते हैं हरम कंप्यूटर अकेडमी, तो इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ पैटर्न्स हैं हमारे पास बड़े खूबसूरत किस्म के, जिसमें हम अपना टेक्स्ट जो है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। अभी जैसे ही हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है तो ये देखें फॉर्मेट टूल हमारा ओपन हो गया। तो फॉर्मेट टूल में क्या है, इसको हम डिफरेंट किस्म के कलर्स दे सकते हैं। यहाँ से ये कलर किस चीज़ के चेंज हो रहे हैं, हमारी आउटलाइन के चेंज हो रहे हैं। इसके बाद शेप को फिल कर सकते हैं, शेप को बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से दे सकते हैं। ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इतनी ज़्यादा तफसील से मैं नहीं बताऊँगा। आउटलाइन के कलर्स हम चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के कलर्स हम इसको दे सकते हैं।
इसके बाद शेप को अफेक्ट दे सकते हैं कि हमारी शेप जो है वो किस किस्म की नज़र आए। ये देखें पीछे इसके शेडोज़ आ रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। ये तो हो गया शेप के हिसाब से। अब राइटिंग जो हमने इसमें की हुई है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके भी मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हमारे पास बहुत से फॉर्मेट्स हैं, हम इसमें से कोई सा भी फॉर्मेट उसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद टेक्स्ट की कलरिंग यहाँ से भी चेंज हो सकती है। आप किसी भी किस्म का कलर जो है यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से टेक्स्ट की आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर यहाँ पे टेक्स्ट के मुख्तलिफ किस्म के शेडोज़ हैं, वो आप दिखा सकते हैं, रिफ्लेक्शंस हैं, ये सब कुछ हम तफसील से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं तेज़ी से इसके ऊपर से गुजर रहा हूँ। इसमें मुख्तलिफ किस्म के शेडोज़ हैं, जो आप शेडोज़ इसको दे सकते हैं। एक इफ़ेक्ट जो इसमें आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ वो है 3D इफ़ेक्ट है इसमें। ठीक है जी। और असल में ये वाला इफ़ेक्ट मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, ये हम पहले इसमें नहीं पढ़ा। तो हम अगर इस पे आ जाते हैं, आपने देखा होगा मुख्तलिफ किस्म के सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसमें जो है ऊपर हालो शेप में हमारी हेडिंग होती है सर्टिफिकेट्स के ऊपर, तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है जी। अब इसको हम थोड़ा क्लोज कर लेते हैं। ये देखिए बड़ी खूबसूरत सी हालो किस्म की हमारी शेप जो है यहाँ से बन चुकी है। ये सब कुछ आप कहाँ से करते हैं? ये सब कुछ हम करते हैं इंसर्ट मेन्यू में वर्ड आर्ट से। ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें कि इसको हम ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट ये दोनों टूल हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिंबल में आ जाएंगे। ठीक है जी। सिंबल के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स हैं, इसमें से किसी भी तरह का कोई सिंबल अगर हमें रिक्वायर्ड है तो हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमें जो है ये प्लस माइनस लेना है, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे, इंसर्ट को दबाएंगे और यहाँ से क्लोज कर देंगे। ये देखें ये हमारे पास जो है, इसको थोड़ा साइज में इसका बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये हमारे पास जो है प्लस और माइनस आ चुका है। एक्सेल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके टूल्स आप कीबोर्ड से इंटर नहीं कर सकते, उसके लिए फिर ये सिंबल्स का टूल है। फॉर एग्जांपल एक और ऐड कर लेते हैं। हम आए हैं इंसर्ट में, इंसर्ट में आने के बाद सिंबल्स में आए हैं, और सिंबल्स में हमारे पास ये देखें सिंबल्स भी हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। बहुत सारी चीज़ों का डाटा इसने रखा हुआ है। सिंबल्स में भी फिर हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो है वो लिस्टें हैं। किसी भी किस्म की लिस्ट हम खोलेंगे तो उसी के रिलेटेड सिंबल्स जो हैं वहाँ पे आ जाएंगे। ये देखें उसी के रिलेटेड सिंबल्स हमारे पास सामने ओपन हो जाते हैं। इसमें से हम कोई सा भी सिंबल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये लेना चाह रहे हैं, इसको सिंपली उसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के बाद क्लोज करेंगे, तो वो सिंबल हमारा यहाँ पे आ चुका है। आज का हमारा टॉपिक है पेज लेआउट। पेज लेआउट उन लोगों के लिए जो कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद उसको प्रिंट आउट रिक्वायर्ड है, वो प्रिंट आउट लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स का, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज लेआउट जो है, जब आप कोई अपना डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, उसे प्रिंट आउट करते हैं, तो पेज लेआउट ही बताता है प्रिंटर को कि आपका डॉक्यूमेंट किस तरह से प्रिंट होकर बाहर आए। पहले वो एक सॉफ्ट कंडीशन में आता है, जब आप उसको प्रिंट निकाल लेते हैं तो उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। जो आपका डाटा कंप्यूटर के अंदर होता है उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, और हार्ड कॉपी का मतलब होता है कि आपने उसका प्रिंट आउट ले लिए। तो आइए हम इसको देखते हैं पेज लेआउट को। हम पेज लेआउट में आते हैं। पेज लेआउट में ये जो थीम्स है ये हम एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। तो बेसिक लेवल में हम पेज लेआउट से शुरू कर रहे हैं। पेज लेआउट में सबसे पहले ये मार्जिन है। सबसे पहले ये समझ लें कि मार्जिन होता क्या है। जब भी आपके पास आपके सामने कोई डॉक्यूमेंट आता है हार्ड शेप में, फॉर एग्जांपल एक पेज के ऊपर प्रिंट आउट निकला हुआ है, तो आपने देखा होगा कि उसके लेफ्ट साइड पे भी थोड़ा सा पेज जो है वो उसके ऊपर प्रिंटिंग नहीं हुई होती, खाली होता है। राइट पे भी इसी तरह होता है, इसी तरह टॉप और बॉटम पे भी होता है। तो इस चीज़ को मार्जिन बोलते हैं कि जब हमारा पेज प्रिंट आउट हो तो उसके राइट पे, लेफ्ट पे, टॉप पे और बॉटम पे कितनी जगह जो है वो खाली छोड़नी है और फिर आपने प्रिंटिंग शुरू करनी है, इसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो आइए इससे नीचे जो है ये एक एरो का निशान है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो कुछ मार्जिन जो हैं इसने हमें ऑलरेडी यहाँ पे बिल्ट इन दिए हुए हैं, जिसमें नॉर्मल है, वाइड है, नैरो है। इसमें अगर आप देखें तो ये टॉप पे इसने दी हुई है 1.91 सेंटीमीटर,
लेफ्ट पे 1.78 सेंटीमीटर, हेडर के लिए 0.75 सेंटीमीटर। इसी तरह बॉटम, राइट और फुटर के लिए इसने कुछ ना कुछ जगह जो है वो छोड़ी हुई है। तो हम लोग इनमें से कोई सा भी नहीं चूज कर रहे, हम अपनी जो है कस्टम मार्जिन इसको लगाएंगे। तो हम आ जाते हैं लास्ट पे कस्टम मार्जिन के ऊपर। कस्टम मार्जिन में ये पेज सेटअप का जो पॉपअप विंडो है ये हमारे पास ओपन हो गई है। इस विंडो को अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें 4 हमारे पास फीचर्स हैं जिनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले पेज है, फिर मार्जिन है, फिर हेडर फुटर है और लास्ट पे शीट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेज की। पेज में सबसे पहले ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन क्या चीज़ है, इसमें हमारे पास 2 तरह की सेटिंग्स अवेलेबल है। पहली सेटिंग है पोर्ट्रेट और दूसरी सेटिंग है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि जिस तरह का हमारा पेज है उसी तरह उसमें से प्रिंट आउट निकला है, मतलब टॉप टू बॉटम जो उसकी लेंथ है और लेफ्ट टू राइट उसकी जो है विड्थ है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा डाटा लेंथ के हिसाब से टॉप से बॉटम की तरफ आ जाए। और लैंडस्केप में हम क्या करते हैं कि लैंडस्केप में हम उसकी जो लेंथ है उसको लेफ्ट और राइट कर देते हैं, जबकि उसका टॉप और बॉटम जो है वो उसकी विड्थ बन जाता है। तो इसको हम लैंडस्केप बोलते हैं। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में ये फ़र्क है। जब भी हमारा डाटा जो है उसकी विड्थ कम होगी हम उसे पोर्ट्रेट में निकालेंगे। जब हमारे डाटे की विड्थ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो हम लैंडस्केप को चूज़ करेंगे। ठीक है जी, इसकी आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो है वो स्केलिंग है। स्केलिंग मीन्स आप देख लें कि हमारे पास नॉर्मली जो डाटा होता है वो 100% पे सेट होता है। 100% मीन कि एक डॉक्यूमेंट आपका पड़ा हुआ है, प्रिंटर का जो फोकस है वो 100% पे सेट है। अगर आपने कोई भी चीज़ अपने डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है जिसका साइज़ आपने 12 रखा हुआ है, उसके फॉन्ट का साइज़, या 14 रखा हुआ है, तो जब भी आप स्केल को 100 पे सेट करेंगे तो जब आपका प्रिंट आउट आएगा तो ओरिजिनल वही साइज़ प्रिंट आउट में भी होगा जो आपके कंप्यूटर में आपने सेट किया हुआ है। बाद औक़ात ऐसे होता है कि हमारा एक डाटा एक पेज पे बना हुआ है लेकिन हम चाह रहे होते हैं कि हम इसको हाफ ऑफ द पेज के ऊपर निकाल लें। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि हम इसको कम करके 50% पे ले आते हैं और 50% पे निकालने के बाद जब हम अपना प्रिंट आउट लेंगे तो प्रिंट आउट जब हमें नज़र आएगा वो प्रिंट जो है हाफ पेज के ऊपर होगा। हुआ क्या है कि जो प्रिंटर का कैमरा है कि प्रिंटर की जो स्केलिंग है वो उसने इस जगह पे एडजस्ट कर दी है कि उसने आपके डाटे को स्क्वायर के छोटा कर दिया और उसे हाफ पेज के ऊपर शो कर दिया। इसमें होगा क्या कि आपने जो भी डाटा बनाया हुआ है उसकी जो भी आपने फॉन्ट साइजेस रखे हुए हैं वो तमाम फॉन्ट साइजेस को ऑटोमेटिकली छोटा कर देगा और ये छोटा जो है सिर्फ और सिर्फ प्रिंटिंग के टाइम पे होगा। कंप्यूटर में आपको उसी तरह नज़र आएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको सेम नज़र आएगा। सिर्फ जब आप उसका प्रिंट आउट लेंगे तो वो 50% पेज के ऊपर उसका प्रिंट आउट आएगा। लेकिन हर चीज़ जो है, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो शेप्स हैं, चाहे वो पिक्चर्स हैं, चाहे वो कुछ आपका टेक्स्ट है, वो सारी चीज़ों का साइज़ वो 50% कर देगा। एक चीज़ आपने अगर 14 फॉन्ट में लिखी हुई है तो उसमें वो 7 फॉन्ट में आपको दिखाएगा। चीज़ें सारी वही होंगी लेकिन उनका साइज़ जो है वो कम होके 7% हो जाएगा। तो ये वाली जो स्केलिंग है इसलिए हम यूज़ करते हैं। नॉर्मली इसका इस्तेमाल ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमने एक जो है वो टेबल बनाया हुआ है, उस टेबल का एक कॉलम जो है वो हमारे प्रिंट आउट से बाहर जा रहा है। अभी देखें कि हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ तक डाटा है, ये यहाँ तक हमारी पेज की लाइन आ रही है, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये हमारे पेज की लाइन है। यहाँ तक हमारा डाटा है तो हमें इसको 100% पे रख के प्रिंट निकाल लेना चाहिए। अगर हमारा डाटा यहाँ तक आ रहा है या यहाँ तक आ रहा है, ये 2 कॉलम्स जो हैं वो बाहर आ रहे हैं हमारे पेज से, तो हम क्या करते हैं इस स्केलिंग को थोड़ा सा कम करके इसको हम ले जाते हैं 90% पे, 80% पे या 70% पे। तो हमारे ये दोनों कॉलम्स भी जो हैं वो इस लाइन के अंदर आ जाते हैं क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसलिए ये वाला जो है हम स्केलिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि पेपर साइज़। ये पेपर साइज़ कौन सा है? ये पेपर साइज़ वो है जो आपने अपने प्रिंटर को दिया हुआ है जिसके ऊपर आप प्रिंट आउट निकाल रहे हैं। इंटरनेशनली पेपर्स के कुछ साइजेज़ हैं, जैसे ये हमारे पास एक लेटर साइज़ है, लीगल साइज़ है, इस तरह मुख्तलिफ A3, A4, A5 इस तरह के डिफरेंट किस्म के साइजेज़ हैं।
तो अगर आप गूगल करें तो आप इन तमाम साइज़ की ओरिजिनल जो है वो साइजिंग ले सकते हैं कि इसकी विड्थ कितनी होगी, हाइट कितनी होगी। तो ये सारा कुछ जो है इंटरनेशनली सेटअप हुआ है। जैसे लीगल पेज है, जो हमारे पास स्टाम्प पेपर होता है वो लीगल पेपर होता है, उसका जो साइज़ है उसको लीगल साइज़ बोलते हैं। इसी तरह नॉर्मली हम लेटर साइज़ यूज़ कर रहे होते हैं, या ज़्यादा लोग जो यूज़ करते हैं वो A4 साइज़ है। A4 साइज़ की भी एक मखसूस डायमेंशन है, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपके इस पे हम इंशाल्लाह जब प्रिंटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे तफसील से, तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि ये पेज जो साइजिंग है ये किस तरह से एडजस्ट होती है। ठीक है जी। तो उसके बाद नीचे इसकी प्रिंट क्वालिटी है। आपके पास जो भी प्रिंटर लगा होगा उसमें ये चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। अभी मेरे पास जो प्रिंटर है उसमें दो तरह की सेटिंग है कि 600 DPI और 1200 DPI। ये आपके प्रिंट की क्वालिटी है कि हमारा प्रिंटर जो है वो इसकी जो स्याही है उसको कितना इस्तेमाल करे। ठीक है जी। आप बहुत अच्छा प्रिंट निकालना चाहते हैं, आप 1200 DPI कर देंगे। आप चाहते हैं कि थोड़ा नॉर्मल प्रिंट आए, प्रिंटिंग तो हो लेकिन मेरे प्रिंटर सेफ रहे, इसका टोनर सेफ रहे, इसकी स्याही कम इस्तेमाल हो तो आप 600 DPI वाले इसमें इस्तेमाल कर लेंगे। और ये जितनी भी प्रिंट क्वालिटी की सेटिंग्स हैं ये हर प्रिंटर की अपनी अपनी होती हैं। तो आपके पास जो भी प्रिंटर इंस्टॉल है उसमें भी 2, 3, 4, 5 तक ये सेटिंग्स हो सकती हैं। वो असल में वो प्रिंट की डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं कि आपका प्रिंट जो है वो नॉर्मल आए, अच्छा आए या बहुत अच्छा है, तो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते। इसके बाद इसको आपने जो है वो ऑटो पे ही रहने देना है, इसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। इसके बाद हम आ जाते हैं मार्जिन में। मार्जिन में ये देखें हमारे पास हमारा पेज आ रहा है और इसके साइडों पे दोनों तरफ और टॉप और बॉटम पे ये जो लाइनिंग आ रही है ये हमारे मार्जिन है कि इतनी जगह आपने प्रिंट करते हुए छोड़नी है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म की जो है वो सेटिंग्स है। फॉर एग्जांपल ये लेफ़्ट पे है, तो लेफ़्ट पे ये बता रहा है कि 1.8 छोड़ना है, ये वाली लेफ़्ट है पेपर की। इस तरफ आप जो है प्रिंटर को बता रहे हैं कि आपने, अगर आप नीचे वाला एरो इस्तेमाल करेंगे ये कम होती जाएगी, ऊपर वाला एरो इस्तेमाल करेंगे ये ज़्यादा होती जाएगी। आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली इसको रखा जाता है 1.5। इसी तरह राइट साइड पे जो है ये इस तरफ वाले मार्जिन की हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हम जितना भी फिगर यहाँ पे लिखेंगे उतनी स्पेस ये छोड़ देगा, उसके ऊपर प्रिंट नहीं निकालेगा, बल्कि उसको उसमें से माइनस करके फिर आपके पेज की साइजिंग देगा। तो इसको भी आप नीचे वाले एरो को करेंगे तो ये जो है वो कम होता जाएगा, ऊपर वाले एरो को करेंगे तो ज़्यादा होता जाएगा। नॉर्मली हम इसको जो है लेस देन 1 रखते हैं, इसको हम 0.6, 0.7, 8, 9, 10, 11 या 1 तक रखते हैं। इसी तरह ये टॉप की सेटिंग है कि पेज का जो ऊपर टॉप है उसको हम कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, और ये बॉटम की सेटिंग है कि बॉटम जो है वो हम कितना छोड़ना चाहते हैं। इसी तरह हमने पढ़ा था कि हम अपने डॉक्यूमेंट को हेडर और फुटर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम टॉप के ऊपर अपनी कंपनी का नाम, एड्रेस, उसकी प्रोडक्ट्स, अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह देना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हर पेज के ऊपर ये हमारा प्रिंट आउट हो, तो हम उसकी भी इसको एडजस्टमेंट दे सकते हैं कि टॉप बॉटम जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके टॉप से कितना छोड़ के आपने हमारा हेडर लिखना है और बॉटम में नीचे से कितना छोड़ के आपने फुटर उसमें ऐड करना है। तो ये फुटर और हेडिंग की भी आप यहाँ से सेटिंग दे सकते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास आ जाता है सेंटर ऑन द पेज, हॉरिजेंटली, वर्टिकली। अभी ये पूछ रहा है कि हॉरिजेंटली मीन दाएं और बाएं, कि जो हमारा पेज है उसके ऊपर जो हमारा प्रिंट आउट निकले वो पेज के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में हो या कि लेफ्ट साइड पे जो अलाइन हो। अगर हम इसको हॉरिजेंटली को चेक कर देंगे तो आप अगर यहाँ पे थोड़ी देर देखें तो मैं आपको दोबारा चेक करके दिखाता हूँ। अनचेक मैंने किया तो वो लेफ्ट साइड पे आ गया डाटा। जब मैं इसको दोबारा से चेक करता हूँ तो वो सेंटर में आ गया। तो हम ये एडजस्टमेंट भी दे सकते हैं कि हमारा जो प्रिंट आउट निकले उसमें हमारा जो टेबल हो, डाटा हो, चार्ट हो, वो पेज के सेंटर में आए। इसी तरह वर्टिकल है, टॉप और बॉटम, कि हमारा जो पेज के ऊपर प्रिंटिंग है वो टॉप टू बॉटम सेंटर में आए या अलाइन टू टॉप आए। फिलहाल ये अलाइन टू टॉप होता है डिफ़ॉल्ट सेटिंग में। अगर हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो हम वर्टिकली को चेक कर देंगे। ये देखें हमारा डाटा सेंटर में आ गया वर्टिकली। इसको दोबारा अनचेक करेंगे तो ये दोबारा से टॉप पे अलाइन हो जाए। इसी तरह से नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर। एक हमने प्रोसीजर पढ़ा था हेडर एंड फुटर लगाने का पिछले लेक्चर्स में। अब ये एक सेकंड प्रोसीजर है
कि हम यहाँ से भी पेज सेटअप में भी आके अपना कोई ना कोई हेडर और फुटर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कस्टम हेडर में जाते हैं तो ये नीचे दो ऑप्शन है, कस्टम हेडर और कस्टम फुटर। कस्टम हेडर को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उसी तरह जैसे पेज के ऊपर ये हमें जो है लेफ्ट, सेंटर और राइट की सेटिंग दे रहा था कि आप कहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, वही सेम सेटिंग्स यहाँ पे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम अपना लगा सकते हैं, फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसका सेटअप भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इस पे ए के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास जो है फॉन्ट के रिलेटेड जितना भी फॉर्मेट्स हैं वो सारे आ गए। हम इसका राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। हम राइटिंग स्टाइल इसका कौन सा रखेंगे, जो हमारे डॉक्यूमेंट का राइटिंग स्टाइल है। इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, इसका साइज हम बड़ा कर सकते हैं। ठीक है जी, ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे आई हुई हैं। इसको हम ओके कर देंगे, ये हमारी सेटिंग सेट हो गई है। यहीं पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और सिंपली ओके करना है तो हमारा फुटर जो है, हेडर जो है वो ऐड हो चुका है। इसी तरह कस्टम फुटर में आएंगे तो उसमें भी हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा डाटा यहाँ पे आ गया है। और फिर वहाँ पे हमने कुछ और सेटिंग्स भी पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल हम राइट साइड पे आ जाते हैं फुटर के। इसमें इंसर्ट पेज नंबर हम कर सकते हैं, नंबर ऑफ पेजेस के टोटल पेजेस कितने हैं, इसको हम डेट दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, अपनी फ़ाइल का पाथ दे सकते हैं कि यहाँ कहाँ पे सेव है या कंप्यूटर में। फाइल का नेम इसमें दिया जा सकता है, इसमें जो है शीट नेम दिया जा सकता है, इसमें कोई पिक्चर लगाई जा सकती है। वो सारी सेटिंग यहाँ पे भी हैं जो हम पहले तफसील से पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, हमारा हेडर और फुटर सेट हो चुका है। तो इसको हम सिंपली यहाँ से ओके करेंगे तो ये ऐड हो जाए। जो है हम शीट में आ जाते हैं। शीट में हमारे पास क्या सेटिंग्स हैं, सबसे पहले इसमें आ रहा है प्रिंट एरिया, कि हम कोई हमारे पास एक पेज के ऊपर कंप्लीट डाटा है जिसमें कि 10 रोज हैं और 5 जो है कॉलम्स हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो प्रिंट आउट है वो कंप्लीट पेज का ना आए। जितना भी हमने डाटा बनाया हुआ है उस सारे डाटे का हम प्रिंट आउट नहीं निकालना चाह रहे, बल्कि उसके कुछ पोर्शन का निकालना चाह रहे हैं। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है हम इस राइट साइड पे ये जो इसके ऊपर साइन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें हमारी शीट के अंदर ले जाएगा। फॉर एग्जांपल हम सिर्फ इतने एरिया का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, जितने भी एरिया का हम प्रिंट आउट लेना चाहते हैं उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा डाटा हो सकता है नीचे तक हो, लेकिन हम शुरू की कुछ लाइनें जो हैं, कुछ रोज जो हैं और कॉलम्स हैं, इनका प्रिंट लेना चाह रहे हैं, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हमने उन्हें सिलेक्ट किया उनका रेफरेंस इसने यहाँ पे कोड कर लिया। तो उसके बाद दोबारा से हम इस साइन पे क्लिक करेंगे तो हम दोबारा से पेज सेटअप पे आ जाएंगे। ये देखें इसने हमारे रेफरेंस को यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये सिर्फ इसी एरिया का प्रिंट आउट लेगा। बाकी अगर इसके टॉप पे कोई डाटा है, बॉटम में कोई डाटा है या राइट साइड पे कोई डाटा है, उसका ये प्रिंट आउट नहीं लेगा। रॉ टू रिपीट एट टॉप। बाज़ औक़ात हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है, बहुत ही लंबा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें 4, 6, 8, 10 पेजेस हो सकते हैं। उसके ऊपर हमने एक हेडर रो दी होती है। अभी हेडर रो जो है वो सिर्फ हम डाटे के टॉप पे देते हैं। जब प्रिंटिंग होती है, प्रिंट आउट्स निकल रहे होते हैं तो वो हमारे 10 पेजेस होते हैं। जबकि जो हमारी हेडर रो है जिसके ऊपर हमने लिखा हुआ है कि इसके नीचे जो डाटा है वो क्या है। फॉर एग्जांपल हमने ऊपर प्रोडक्ट्स के नेम लिखे हुए हैं या सब्जेक्ट्स के नेम लिखे हुए हैं। किसी जो है क्लास का हमारे पास रिजल्ट आता है, उसमें हमने लिखा है फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं और नीचे उनके नंबर्स आ रहे हैं। तो फर्स्ट पेज के ऊपर तो हमें नज़र आ रहा है कि ये फिजिक्स के नंबर हैं, ये मैथ के नंबर हैं, ये जो है केमिस्ट्री के नंबर है। लेकिन जैसे ही हम सेकंड पेज पे पहुंचते हैं तो सेकंड पेज के ऊपर हमें नहीं पता चल रहा होता कि ये नंबर जो है फिजिक्स के हैं, मैथ के हैं या इंग्लिश के हैं। क्यों? क्योंकि हेडर रो सिर्फ फर्स्ट पेज के ऊपर है, बाकी पेजेस के ऊपर हेडर रो नहीं आ रही। तो एक्सेल ने हमें ये फीचर दिया हुआ है किसी भी रो को हर पेज के ऊपर रिपीट करवा सकते। तो इसको कैसे हम रिपीट करवाते हैं, हम इसके अंदर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये राइट साइड वाला जो हमारा लोगो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमें अपने डाटे में ले आएगा। फॉर एग्जांपल 3 नंबर रो जो है, रो नंबर 3 जो है, इसमें हमारी हेडर रो है। इसको हम क्लिक कर देंगे तो वो उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे उसका रेफरेंस ले लेगा। दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इसने रेफरेंस ले लिए। अब जब हम इसकी प्रिंट आउट निकालेंगे तो रो नंबर 3 जो है वो हमारे हर पेज के टॉप के ऊपर रिपीट हो। लिखी हुई हमने सिर्फ फर्स्ट पेज के ऊपर होगी,
लेकिन प्रिंटिंग में हर पेज के टॉप के ऊपर वो रिपीट होगी, फिर हमें पता चलेगा कि ये इंग्लिश के नंबर हैं, ये मैथमेटिक्स के नंबर हैं और ये फिजिक्स के नंबर। इसके नीचे अगर हमारे पास कोई कॉलम है इस तरह का जो कि हम हर पेज के ऊपर रिपीट करवाना चाह रहे हैं, तो ये कॉलम को भी रिपीट कर सकते हैं। तो बेसिक लेवल में हमने इतना ही इसके बारे में पढ़ना था। तो ये सारी सेटिंग्स करने के बाद हम इसको ओके कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ओरिएंटेशन। वैसे जो कुछ हम मार्जिन में तफसीलन पढ़ चुके हैं, ये आगे आने वाली तमाम चीज़ें उसी के रिलेटेड है। ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फिर भी एक दफ़ा इन्हें देख लेते हैं। ओरिएंटेशन क्या है जी, कि हमने प्रिंट आउट जो है वो पोर्ट्रेट लेने हैं या लैंडस्केप लेने हैं। अभी यहाँ से देख के आपको पता चल जाएगा कि पोर्ट्रेट किसको बोलते हैं, लैंडस्केप किसको बोलते हैं। पोर्ट्रेट ये है जिसमें विड्थ कम होती है और लेंथ ज़्यादा होती है। लैंडस्केप क्या है जी, उसमें विड्थ जो है वो ज़्यादा हो गई है और लेंथ, पेज हमने घुमा लिया है और लेंथ जो है वो कम हो गई है। ठीक है जी, ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। इसी तरह ये पेपर साइज़ है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इसमें डिफरेंट किस्म के पेपर साइजेस हैं। आप कोई सा भी जो है ऑलरेडी बिल्ट इन पेपर साइज इसमें से चूज़ कर सकते हैं। आपके पास लेटर साइज़ का पेज है तो आप यहीं से डायरेक्टली उसको चूज़ कर सकते हैं। लीगल साइज़ का पेज है तो आप डायरेक्टली यहाँ से उसको चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह प्रिंट एरिया है। प्रिंट एरिया भी हम पढ़ चुके हैं कि हम किसी मखसूस जो है वो डॉक्यूमेंट के हिस्से का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो हम उसका प्रिंट एरिया सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट एरिया को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट में सिलेक्शन देंगे कि हम इतना जो डॉक्यूमेंट है इसका प्रिंट लेना चाहते हैं। तो हम दोबारा से प्रिंट एरिया में आएंगे और इसको कहेंगे सेट प्रिंट एरिया। जैसे ही हमने सेट प्रिंट एरिया किया है, ये देखें इसने एक लाइन लगा दी है और हमें कंफर्म हो गया कि इतने ही एरिया का प्रिंट आउट निकलेगा। हम जब प्रिंट आउट ले लेंगे, प्रिंट आउट लेने के बाद हम चाह रहे हैं कि अभी हम प्रिंट एरिया को क्लियर कर दें, तो ये लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट मोस्ट पे हम आएंगे अपनी शीट के, इसको सिलेक्ट करेंगे, हमारी तमाम शीट सिलेक्ट हो जाएगी। फिर प्रिंट एरिया में आएंगे और इसको कहेंगे क्लियर प्रिंट एरिया। अब अगर दोबारा से हम प्रिंट आउट लेते हैं तो हमारा पूरे डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट आए। इसके बाद ये पेज ब्रेक है। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो है फर्स्ट पेज जो है उसका हाफ डाटा एक पेज के ऊपर है और हाफ डाटा जो है सेकंड पेज के ऊपर है। फॉर एग्जांपल हमारा डाटा जो है वो रो नंबर 20 तक है, इसको हम दो पेजेस पे हाफ हाफ करके निकालना चाह रहे हैं। तो हम पेज नंबर 11 पे आएंगे और यहाँ से करेंगे ब्रेक। जैसे ही हम इंसर्ट पेज ब्रेक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे एक पेज ब्रेक आ चुका है। अब हमारा हाफ डाटा जो है पेज 1 पे निकलेगा, हाफ डाटा पेज 2 पे निकलेगा। ठीक है जनाब, ये हम इस तरह से डिफरेंट किस्म के एक ही पेज के कई पेजेस बना सकते हैं। फिर बैकग्राउंड है, हम अपने डाटे के बैकग्राउंड में कोई भी पिक्चर लगा सकते हैं, कोई इमेज लगा सकते हैं, उसके लिए ये वाला टूल इस्तेमाल होता है। हाँ, इसको क्लिक करके लगा के देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस पिक्चर को बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो ये देखें ये पिक्चर हमारे डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में आ गई है। ठीक है जी, तो दोबारा से हम इसमें आ जाते हैं। फिर प्रिंट टाइटल है। ये भी अगर हम अपना जो हमारा प्रिंट के ऊपर टाइटल है उसको हम जो है रोज़ और कॉलम्स को रिपीट करवाना चाहते हैं, वो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, पढ़ चुके हैं पीछे। इसी को वो प्रिंट टाइटल कह रहा है। जो हम रो को रिपीट करवा रहे हैं या कॉलम को रिपीट करवा रहे हैं उसी को वो प्रिंट टाइटल बोल रहे हैं। ठीक है जी, ये भी हम तफसील से पीछे पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा लेसन जो है यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो इसकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। पेज सेटअप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। आज के लेसन में हम लोग जो है पेज सेटअप के कुछ नेक्स्ट फीचर्स को देखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे स्केल टू फिट को, शीट ऑप्शन को और अरेंज को। ठीक है जी, इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले विड्थ। जो बेसिक लेवल है इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें सिंपली आपने ये याद रखना है कि विड्थ हमेशा हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक रखनी है, हाइट हमेशा ऑटोमेटिक रखनी है और स्केल को जो है 100% के हिसाब से एडजस्ट रखना है। पिछले लेक्चर में हम इनकी तफसीलात फिर पढ़ चुके हैं पेज सेटअप के अंदर कि स्केल क्या होता है, उसकी विड्थ और हाइट को कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो इस लेक्चर में आपने सिर्फ ये याद रखना है, चूँकि ये बिगिनर लेवल है, इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये हमेशा दोनों ऑप्शंस विड्थ और हाइट का हमने ऑटोमेटिक रखना है और स्केल जो है वो 100% पे रखना है। ठीक है जी, इसके बाद हम आ जाते हैं शीट लेफ्ट राइट। जैसे पहले भी हम एक दफ़ा पढ़ चुके हैं कि जो हमारी डायरेक्शन है शीट की वो हम उर्दू और इंग्लिश जो भी हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि इंग्लिश हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है।
अगर हम उर्दू यूज़ कर रहे हैं तो उर्दू हमेशा राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखी जाती है। इसी तरह अगर अरेबिक यूज़ कर रहे हैं वो भी राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखी जाती है। तो ये उसके हिसाब से सेटिंग है। आगे है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन कौन सी है? ये जो लाइन है इसके ऊपर आपको नज़र आ रही हैं, कुछ कॉलम्स की लाइंस हैं वर्टिकली, कुछ हॉरिजेंटली लाइंस हैं, इनको वो बोल रहा है ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन वो कह रहा है जी आप देखना चाह रहे हैं, जैसे अभी हमें नज़र आ रही है तो हम इसको चेक रखेंगे। अगर हम नहीं देखना चाह रहे, इसको हम अनचेक करेंगे तो ये लाइंस यहाँ से गायब हो जाएंगी। दोबारा से इसको क्लिक करेंगे तो ये लाइंस आ जाएंगी। फिर वो पूछ रहा है कि आप इसको प्रिंट आउट में लेके आना चाह रहे हैं। अगर हम इसको अभी ये अनचेक है, अनचेक का मतलब ये है कि ये लाइनें जब भी हम प्रिंट आउट निकालेंगे उसके अंदर नहीं आएंगी, हमारी प्रिंटिंग में ये वाली लाइनें नहीं आएंगी। सिर्फ वो वाली लाइंस उसमें आएंगी जो कि हम होम मेन्यू में हमने पढ़ा था, बॉर्डर। जो लाइंस हम इस बॉर्डर्स के साथ लगा देंगे सिर्फ वो वाली लाइंस प्रिंट आउट में आएंगी, जबकि ये वाली इसकी लाइंस हैं ये प्रिंट आउट में नहीं आएंगे, जिसको हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वाली लाइंस भी ग्रिड हमारे प्रिंट आउट में आए तो आप इसको चेक कर देंगे। आप जब भी आप प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट निकालते हुए वो वाली लाइंस भी आपकी आएंगी जो कि आपने बॉर्डर से जाके लगाई हैं, और बाकी पेज के ऊपर ये वाली लाइंस भी आएंगी। तो इसको नॉर्मली अनचेक ही रखा जाता है क्योंकि ये लाइंस हमें प्रिंट आउट में रिक्वायर्ड नहीं होती। इसके बाद हेडिंग्स के बारे में आ जाते हैं। ठीक है जी, हेडिंग्स कौन सी हैं? ये कॉलम्स की हेडिंग्स, इनको ये हेडिंग्स बोल रहा है, जिसमें ए बी सी डी कॉलम नंबर दिए हुए हैं। इसी तरह लेफ्ट साइड पे आए तो ये इसकी रोज के नंबर हैं जो कि न्यूमेरिक 1 2 3 4 5 इस तरह से हैं, इसको वो हेडिंग्स बोल रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि हमारा जो प्रिंट आउट है उसमें ये वाली हेडिंग्स आएँ तो ये नीचे प्रिंट आउट का ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे। जब भी आप प्रिंट निकालेंगे इसके जो है रो की नेम और हेडर के नेम, यानी अल्फ़ाबेटिकल हेडर के नेम और न्यूमेरिकल रोज के नेम प्रिंट आउट में साथ ही प्रिंट आउट होंगे। नॉर्मली ये भी हम प्रिंट आउट में नहीं लेते, इसलिए हम इसको अनचेक रखते हैं। यहाँ पे भी जो कि हमारा इंटरफेस है, आप चाह रहे हैं कि इंटरफेस में जो है वो कॉलम्स का हेडिंग और रोज की हेडिंग नज़र ना आए तो आप इसको अनचेक कर दें तो ये नज़र नहीं आएगी। ये देखें ये गायब हो गई, लेकिन ये हमें रिक्वायर्ड होती हैं मुख्तलिफ रेफरेंसेस के लिए, इसलिए हम इसको चेक ही रखते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं अरेंज सिलेक्शन पैन। इसको हम क्लिक करेंगे तो जो राइट साइड पे हमें एक सिलेक्शन पैन खोल के दे देगा। हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी पिक्चर्स, शेप्स, स्केचेस होंगे उन सब को मैनेज करने के लिए इसने ये सेक्शन पैन दिया। उनकी ये तरतीब हमें बताएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड के फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, इस तरह की जितनी भी सेटिंग्स हैं वो इसमें आ रही होती हैं। इसके बाद अरेंज है, इसके लिए हम एक शेप इसमें जो है वो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक शेप हम लेते हैं रेक्टेंगुलर, दूसरी शेप हम इसमें से ले लेते हैं ट्रायंगल। ठीक है जी, दूसरी शेप ट्रायंगल लेते हैं, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। अब आप जब पेज लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे ये सबसे पहले आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखें कि कुछ टूल्स चेंज हो चुके हैं। ठीक है जी, क्योंकि हमारी शेप्स आ चुकी हैं। ये शेप टूल्स जो हैं ये शेप के रिलेटेड है। इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले है ब्रिंग टू फ्रंट। अगर हम इसको इसके ऊपर लेके आते हैं तो ये देखें हमारा ग्रीन वाला जो है वो इसके पीछे छुप गया है, लेकिन हम चाह रहे थे कि ये जो ग्रीन पैच है ये ऊपर आए, ट्रायंगल नीचे है। तो हम ग्रीन वाले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसमें आके इसको करेंगे ब्रिंग फ्रंट। ये देखें ये फ्रंट पे आ गया। अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये बैक पे होना चाहिए, नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाएंगे, इसको कहेंगे सेंड बैक, ये बैक पे आ जाएगा। शेप्स को कंट्रोल करने के लिए कौन सी शेप ऊपर आए, कौन सी शेप नीचे आए। ठीक है जी। इसके बाद इसकी अलाइनमेंट्स है डिफरेंट किस्म की, इसके लिए हमें दोनों शेप्स को जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। दोनों शेप्स कैसे सिलेक्ट करेंगे? हम एक शेप के ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल का बटन दबा लिया और फिर दूसरी शेप के ऊपर क्लिक किया और कंट्रोल का बटन छोड़ दिया। आप देखें हमारी दोनों शेप जो हैं वो एडजस्ट हो चुकी हैं, सिलेक्ट हो गई हैं। अब हम अलाइन में आएंगे और इनको कहेंगे कि आप जो है लेफ्ट पे अलाइन हो जाएं। इसको हम कहते हैं जी सेंटर में अलाइन हो जाए। अभी इसका साइज़ हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, फिर आपको सही आइडिया होगा, क्योंकि अभी इनका साइज़ आपस में मैच हो रहा है। हम इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है जी, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अलाइनमेंट पे आएंगे, हम कहते हैं जी लेफ्ट पे अलाइन हो। ये देखें ये लेफ्ट पे अलाइन हो गई हैं दोनों। सेंटर में अलाइन हो, सेंटर में आ गई हैं। इसी तरह हम राइट पे करना चाहते हैं तो राइट पे आ जाएगी। ये थी इसकी हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। नीचे वाली अलाइनमेंट्स इसकी जो हैं वो कौन सी हैं? वर्टिकल। ठीक है।
अगर हम मिडल में कहते हैं तो ये मिडल में लाइन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। अभी फॉर एग्जांपल हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये शेप हमारी जो है अलग से मूव हो रही है, जबकि हम चाह रहे हैं कि हमारी ये जो शेप है, ये दोनों शेप्स जो हैं वो, इसको हम दोनों शेप्स को हम सेंटर में अलाइन कर देते हैं। हम चाह रहे हैं कि ये दोनों शेप्स जो हैं वो इकट्ठी मूव करें, तो हम क्या करेंगे, दोनों शेप्स को सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप में आ जाएंगे, उसको कहेंगे ग्रुप। अब ये एक शेप बन चुकी है, हम किसी भी शेप को मूव करेंगे तो दोनों शेप्स मूव करेंगी। ये हमारा ग्रुप हो चुका है। इसको हम अनग्रुप भी कर सकते हैं। दोबारा से हम ग्रुप पे आएंगे, इसको कहेंगे अनग्रुप। तो ये देखें, ये दोबारा से हमारी शेप्स जो हैं वो अलग अलग हो चुकी हैं, दोनों शेप्स अलग अलग से सिलेक्ट हो रही हैं। फिर हम इन दोनों को दोबारा से जो है वो ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप करने के बाद हम इनकी जो है, अभी ये एक शेप बन गई है। फिर हमारे पास रोटेशन है, चारों तरफ हम इसको रोटेट कर सकते हैं जिस तरफ भी हम चाहें। ठीक है जी, तो इसकी रोटेशन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वाले टूल जो हैं वो ज़्यादातर किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, शेप्स के लिए। इसमें आपकी शेप्स हैं, पिक्चर्स हैं, और उसके अलावा उनकी अरेंजमेंट है, कौन सा फ्रंट पे हो, कौन सा बैक पे हो। इसी तरह उनकी सेटिंग्स है कि ये राइट पे लाइन हो, लेफ्ट पे लाइन हो, टॉप हो, बॉटम हो, किस तरह अलाइनमेंट हो इनकी। इनको आपस में ग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं, इनकी रोटेशन कर सकते हैं। ये तमाम टूल्स उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक कीबोर्ड शॉर्टकट। व्यूअर्स, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शॉर्टकट कीज़ इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे काम करने की जो इस्तेदाद है और जो काम करने की स्पीड है उसको हम इंक्रीज कर सकें। अगर हम बार बार अपने माउस को पकड़ेंगे, फिर कीबोर्ड पे आएंगे, फिर माउस को पकड़ेंगे, तो इससे हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होता है। जबकि अगर हमें एक्सेल के शॉर्टकट कीज़ का पता होगा तो हम इनका इस्तेमाल करते हुए अपने काम को ज़्यादा बेहतर और स्पीड अप तरीके से कर सकेंगे। तो आइए हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। एक्सेल में हमारे पास नंबर ऑफ शॉर्टकट कीज़ हैं, जिसमें आज हम इसके बेसिक शॉर्टकट कीज़ सिर्फ पढ़ेंगे। इसके अलावा भी इसके बहुत से शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि हम अपने आने वाले लेसन में जब हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे तब हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए हम इसके सिर्फ बेसिक शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अपने लेसन को शुरू करते हैं। सबसे पहला शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए जो है वो सिलेक्ट ऑल के लिए इस्तेमाल होता है कि हम अपने डाटा को कम्प्लीटली सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस ए का बटन इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस ए का मतलब है कि हम कंट्रोल दबा लेते हैं और उसके साथ ही कंट्रोल को दबाए हुए ही हम ए को भी प्रेस करते हैं, तो इसका मतलब है कंट्रोल ए। तो जब भी मैं ये टर्म यूज़ करूँगा कंट्रोल प्लस, इसका मतलब होगा कि हमने कंट्रोल का बटन तो दबाया ही हुआ है, साथ में जो भी अल्फ़ाबेट होगा वो भी दबाना है। मतलब दोनों बटन एक साथ दबेंगे, जिसमें पहले हम कंट्रोल दबाएंगे, फिर नेक्स्ट वाला बटन दबाएंगे और इस दौरान में कंट्रोल का बटन भी दबा रहे। तो आइए कंट्रोल ए जो है इसको देखने के लिए हम अपनी एक्सेल शीट में जाते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक डाटा बना हुआ है एक्सेल में। इसमें अगर हम चाहते हैं कि हम इस तमाम डाटे को या कंप्लीट शीट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करेंगे और ए को प्रेस कर देंगे। जैसे ही हमने कंट्रोल ए प्रेस किया, ये देखें हमारी कंप्लीट शीट जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। तो कंट्रोल ए का यही फंक्शन इसमें होता है। तो आइए वापस हम अपने शॉर्टकट कीज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल बी। ये तो बिल्कुल जो है कॉमनली यूज़ होने वाली है। हम जो है किसी भी अपने वर्ड को, न्यूमेरिक को, किसी भी डाटा को जब बोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल बी का शॉर्टकट की जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो आइए एक्सेल शीट की तरफ चलते हैं। ये देखें यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये वाला एक डाटा मौजूद है। मैं चाह रहा हूँ कि ये 77 जो है ये बोल्ड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके दो तरीके हैं। एक तो हम यहाँ से आते हैं, अपने रिबन से माउस को पकड़ेंगे, रिबन से आएंगे और यहाँ से पी को प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। जबकि इस काम को स्पीड अप करने के लिए एक्सेल ने एक शॉर्टकट दिया है कंट्रोल बी। अगर हम अपने कीबोर्ड से सिंपली कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो फिर भी ये देखें ये बोल्ड हो गया। इसी तरह दोबारा अगर हम कंट्रोल बी प्रेस करते हैं तो ये अनबोल्ड हो जाता है। तो कंट्रोल बी का इस्तेमाल आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। चलें अपनी
हम शॉर्टकट कीज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमारी लिस्ट में जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल सी है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी चीज़ को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए हम कंट्रोल सी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब पहली जगह पे भी हमारा डाटा मौजूद रहे और दूसरी जगह पे भी उसकी एक कॉपी बन जाए, इसके लिए हम कंट्रोल सी इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये देखें यहाँ पे हमारे पास कुछ डाटा है। फॉर एग्जांपल ये 69 जो है हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी लिखा रहे और इस जगह पे भी 69 आ जाए। तो हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी को प्रेस करेंगे। ये देखें ये हमारी सिलेक्शन हो गई है। उसके बाद हम जहाँ पे डिज़ायर सेल जहाँ पे हम उसको पेस्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे उसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, उसमें क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। तो आपने एक और शॉर्टकट की भी पढ़ ली है, कंट्रोल वी। किसी भी डाटे को पेस्ट करने के लिए जो हमने कट किया हो या कॉपी किया हो, नई जगह पे उसको पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का बटन इस्तेमाल करते हैं। तो आइए नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल डी। ये फिल डाउन के लिए इस्तेमाल होती है। तो आइए इसकी हम वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। फिल डाउन का मतलब है, फॉर एग्जांपल ये देखें हमारे पास यहाँ पे 69 लिखा हुआ है। हम चाह रहे हैं कि हमारे नीचे जितने भी सेल्स हैं, कॉलम्स हैं, इसमें ये 69 जो है वो पेस्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट डाउन कर लेंगे। सिलेक्ट कैसे करेंगे, शिफ्ट दबाया और डाउन एरो की के साथ इसको हमने नीचे तक सिलेक्ट कर लिया जहाँ तक हमें रिक्वायर्ड था। जब हम कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये तमाम डाटा जो है नीचे भी उसी तरह फिल हो जाएगा। इसको कहते हैं फिल डाउन। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में जो है वो कंट्रोल एफ है। ये हमारे वर्कशीट के अंदर मौजूद डाटे में से कुछ भी हम फाइंड करना चाहते हैं, कुछ ढूंढना चाहते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ा डाटा मौजूद है, उसमें से हम कोई चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम कंट्रोल एफ का बटन इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये देखें जैसे हमारे पास ये एक डाटा है, ये तो एक छोटा सा डाटा है। बहुत बड़े बड़े डाटाज होते हैं हमारे पास। जैसे आप किसी स्कूल को मैनेज कर रहे हैं, उसकी आपके पास बहुत बड़ी बड़ी लिस्टें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी नॉमिनल रोल्स होती हैं, उसमें पेमेंट्स की बहुत बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं, पे रोल्स होती हैं। उसमें आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एफ के बटन का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पे करते हैं कंट्रोल एफ। फॉर एग्जांपल हम अपनी इस छोटी सी लिस्ट में से सर्च करते हैं कि आसिफ कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, हम यहाँ पे आसिफ लिखेंगे, एंटर का बटन प्रेस करेंगे और ये देखें ये नीचे उसने आसिफ वाले सेल को जो है वो सिलेक्ट कर लिया। तो किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए हम कंट्रोल एफ की शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल जी है। ये भी कंट्रोल एफ से मिलती जुलती ही है, लेकिन इसका थोड़ा सा फंक्शन मुख्तलिफ है। तो आइए इसको देखते हैं। कंट्रोल जी जो है ये गो टू के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम अपना डाटा लिखें। जैसे हमने पहले आसिफ लिखा था तो इसने आसिफ को सर्च किया। इसमें हम सेल नंबर भी दे सकते हैं, इसमें हम एक मखसूस रेंज भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इससे कहते हैं कि हमें जो है आप C5 में ले जाएँ। जैसे ही हम C5 लिख के इंटर करेंगे तो ये देखें इसने C5 को सिलेक्ट कर लिया। ये एक जगह से डायरेक्टली किसी दूसरी जगह पे जंप करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये भी बहुत बड़े बड़े डाटाज जब हमारे पास होते हैं उसको इस्तेमाल, उसमें चीज़ों के ऊपर जंप करने के लिए हम इस की को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल एच। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्टकट की है। तो आइए इसका इस्तेमाल सीखते हैं। कंट्रोल एच जो है वो रिप्लेस के लिए इस्तेमाल होती है। किसी भी किस्म का आपके पास बहुत बड़ा एक डाटा है, उसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं। आप ये नहीं चाह रहे कि आप एक एक एंट्री को चेक करें और फिर उसको जाके चेंज करें। आप स्पेसिफिक आपके पास है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 77, यहाँ पे भी हमारे पास 77 है और ये दो वैल्यूज़ हमारे पास 77 की हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो है 77 वाला डाटा जो है वो चेंज हो जाए। हम ये 77 को चेंज करना चाहते हैं 80 के साथ। तो हम ऊपर लिखेंगे 77 और नीचे लिखेंगे 88। ठीक है जी, हम 77 को रिप्लेस करना चाह रहे हैं 88 के साथ। तो हम क्या करेंगे, ऊपर हम वो वैल्यू लिखेंगे जिसको हम चेंज करना चाहते हैं और ये एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो पहले से हमारे टेबल में मौजूद हो और उसको जिस वैल्यू के साथ रिप्लेस करना है उसको हम नीचे लिखेंगे। उसके बाद करेंगे रिप्लेस ऑल। ये देखें उसने
एक पॉपअप विंडो खोली है, वो कह रहा है कि एक्सेल हैज़ कंप्लीटेड द सर्च एंड हैज़ मेड 2 रिप्लेसमेंट्स। वो कहता है कि 2 मैंने रिप्लेसमेंट्स कर दी हैं। ये देखें, यहाँ हमारे पास 77 था और यहाँ हमारे पास 77 था। इन दोनों वैल्यूज़ को उसने चेंज करके 88 कर दिया। तो ये बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है, इसको भी हम अपने डाटे को चेंज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट हमारे पास है कंट्रोल आई। ये बिल्कुल कॉमन यूज़ होने वाला शॉर्टकट है। इसको हम किसी भी अपने डाटे को इटालिक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इटालिक मीन हमारा डाटा जो है, राइटिंग जो है, न्यूमेरिक जो है या अल्फ़ाबेट जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए। फॉर एग्जांपल हम इसकी हेडिंग को इटालिक करते हैं तो ये कंट्रोल आई के साथ होगा। ये देखें, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अगर दोबारा हम आई प्रेस करते हैं फिर सीधा हो जाता है, फिर आई प्रेस करते हैं तो ये टेढ़ा हो जाता है। तो ये कंट्रोल आई का शॉर्टकट की है। चलें जी, हम नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल के, इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के बारे में हम पहले भी बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं, तो उसका शॉर्टकट भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उस हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल के। जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये हाइपरलिंक वाली विंडो खुल जाएगी। इससे जो भी हमने प्रोसीजर पिछली वीडियोज़ में पढ़ा था हाइपरलिंक के लिए, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिगिनर की जो सीरीज़ है उसमें पीछे जाके इसको अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल एन, न्यू वर्कबुक। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वर्कबुक खुली हुई है जिसके अंदर हम लोग पहले से काम कर रहे थे। हमें एक नई वर्कबुक की ज़रूरत पड़ गई है, हम एक नई वर्कबुक ओपन करना चाह रहे हैं। तो कुछ प्रोसीजर्स तो हमने पहले पढ़े थे कि हम एक नई वर्कबुक कैसे खोलते हैं। आपने वो शुरू की 1-2 वीडियोस जो देखी हैं उसमें ये सारा पूरी तफसील के साथ ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन जब आपके पास एक नई वर्कबुक खुली हुई है और उसमें आप लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ से नई वर्कबुक खोलने के लिए हम ऑफिस बटन पे आएंगे। यहाँ पे नई वर्कबुक खोलने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। जैसे ही हम कंट्रोल एन करते हैं, ये देखें, ये बुक 2 इसने नई बिल्कुल एक वर्कबुक ओपन कर दी है। कंट्रोल एन के साथ हम कोई भी नई वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल ओ है। ये किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए शॉर्टकट इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वर्कबुक ऑलरेडी ये खुली हुई थी। पहले इससे पीछे हमने पढ़ा था कि एक नई वर्कबुक कैसे खोलेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं कि एक हमारे पास ऑलरेडी कंप्यूटर में सेव है वर्कबुक, उसको हम ओपन करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए कंट्रोल ओ का बटन है, इसको हम जैसे ही प्रेस करेंगे वो हमसे पूछेगा कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। हम उस फाइल को जैसे ही क्लिक करके यहाँ से ओपन करेंगे तो हमारी नई फाइल ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल पी। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए ये वाली शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है। हम जैसे ही अपने किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो ये हमारे सामने प्रिंट आउट लेने के लिए जो है पॉपअप विंडो खुल जाएगी और इसकी मदद से हम अपनी कोई भी प्रिंट की सेटिंग देने के बाद ओके करेंगे तो हमारा प्रिंट आउट निकल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल आर, फिल राइट। इससे पहले हमने पढ़ा था कंट्रोल डी, जो हम नीचे की तरफ फिल कर रहे थे, ऊपर से नीचे की तरफ फिल कर रहे थे। अब ये शॉर्टकट की जो है कंट्रोल आर, इससे हम राइट की तरफ फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल ये 69 है, हम चाह रहे हैं कि राइट की तरफ जो 3-4 कॉलम्स हैं उसमें भी ये हमारा 69 आ जाए। तो हम इसको शिफ्ट राइट एरो की के साथ सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक हम चाह रहे हैं कि हमारा डाटा फिल हो जाए। फिर हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो हमारा डाटा जो है वहाँ तक फिल हो जाएगा। ये देखिए, ये तमाम डाटा इसमें आ गया। नेक्स्ट शॉर्टकट की जो है वो हमारे पास कंट्रोल एस है और ये एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली शॉर्टकट की है। हम अपने डाटे को बार बार सेव करते हैं, जैसे ही हम कंट्रोल एस करेंगे अपने डाटे से तो उस सेकंड तक जो भी काम हमने अपनी वर्कबुक पे किया होगा उसको ये सेव कर लेगी। नेक्स्ट शॉर्टकट की जो हमारे पास है वो है कंट्रोल यू। अगर हम किसी भी अपने डाटे को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। ये देखें, हमारे पास ये ऊपर हरम कंप्यूटर अकेडमी लिखी है। हम चाह रहे हैं कि ये अंडरलाइन हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको जैसे ही अपने कीबोर्ड से कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगी। ये देखें, अगर दोबारा से कंट्रोल यू करेंगे अंडरलाइन ख़त्म हो जाएगी, कंट्रोल यू करेंगे अंडरलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंट्रोल वी। कोई भी डाटा जब हम कट करते हैं या
कॉपी करते हैं तो उसे नई जगह पे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V की शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है। तो नेक्स्ट टूल हमारे पास कंट्रोल W है। एक हमारी वर्कबुक ओपन हुई है, उसको हम क्लोज़ करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल W का बटन दबाएंगे तो वो वर्कबुक जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल X है। जैसे हमने कॉपी किया था कंट्रोल C से, उसी तरह कंट्रोल X के साथ कट किया जाता है डाटे को और नई जगह पे आप पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कंट्रोल Y है। यहाँ पे ये रिपीट लिखा हुआ है लेकिन ये रिपीट नहीं है, ये है रीडू। कंट्रोल Y रीडू के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह लास्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल Z अनडू के लिए। इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे हम एक एक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट एक्शन यहाँ पे ये किया था कि ये अंडरलाइन की थी। अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल Z करूँ तो ये अंडरलाइन देखें ख़त्म हो गया। अब दोबारा इसने क्या किया, उसको अनडू कर दिया। जो एक्शन हमने किया था, लास्ट एक्शन जो हमने किया था, उसको इसने अनडू कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि दोबारा से ये लाइन आ जाए। तो हमने लास्ट एक्शन किया था, हमने एक अपने एक्शन को अनडू किया था। अगर हम कंट्रोल Y करेंगे तो वो उस एक्शन को वापस ले आएगा, रीडू कर देगा। तो मैं कंट्रोल Y प्रेस करता हूँ तो ये देखें दोबारा से वो लाइन लग चुकी है। तो यहाँ हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का शॉर्टकट कीज़ का लेसन जो है वो ख़त्म हो जाता है। आज से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फार्मूला बार को पढ़ने जा रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को दूसरे प्रोग्राम से यूनिक बनाने वाली जो चीज़ है वो यही फार्मूलाज हैं। आप फार्मूलाज के इस्तेमाल के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डाटे को फुली जो है वो ऑटोमेटेड कर सकते हैं। इसमें तमाम कैलकुलेशन जो है वो उनको आप ऑटोमेटेड कर सकते हैं। आपको ख़ुद से या कोई कैलकुलेटर लेके किसी किस्म की कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती और यही इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की खूबसूरती है। तो आइए हम सबसे पहले इसमें फार्मूला जो पढ़ने जा रहे हैं वो सम फार्मूला है। मीन्स इसमें आप ऊपर देखें, हम थोड़ा सा इसको भी स्टडी कर लेते हैं। इसमें कुछ फंक्शंस उन्होंने बिल्ट इन डाल दिए ताकि यूज़र को जो है वो इतना ज़्यादा काम ना करना पड़े और इनको जो है बने बनाए आपको यहाँ से जो है वो फंक्शंस मिल जाएं। तो इन फंक्शंस को भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन हम जो है इसको अच्छे तरीके से सीखना चाह रहे हैं ताकि अगर आपको ये वाले फंक्शंस ना भी यहाँ पे मिलें तो आपको पता हो कि फ़ंक्शन जो है वो लगाया किस तरह जाता है, उसकी बेसिक क्या है। तो हम बेसिक से इसको सीखेंगे ताकि अगर आपको खुद भी ये तमाम फंक्शंस लगाना पड़े तो आप लगा सकें। तो सबसे पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे वो प्लस का फंक्शन है कि अगर हम हमारे पास जैसे ये एक डाटा है, ये फॉर एग्जांपल हमारी एक क्लास है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ये उनके रोल नंबर्स हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मार्क्स हैं, वर्ड के मार्क्स हैं और पावर पॉइंट के मार्क्स हैं। तो ये आउट ऑफ 100 हैं, हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हैं जिसमें से 72 लिए हैं इन्होंने, फिर 77 लिए, फिर 69 लिए। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके जमा हो जाए। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सबसे पहले ही रो होगी उसमें जहाँ पे हम इसको जमा करना चाह रहे हैं वहाँ पे हम अपना उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखने वाली है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी हम किसी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा फार्मूला हमेशा इज़ इक्वल टू के साइन से शुरू होता है। जब भी आप कहीं भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इज़ इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल समझ जाता है कि अब आप यहाँ पे किसी फार्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फिर ये उसी के हिसाब से आपको जो है वो अपने फंक्शन को ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे हम प्लस करने वाले हैं, तो प्लस करने के बहुत से तरीके हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। यहाँ पे आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम दो तरीके पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बिल्कुल बेसिक और सादा तरीका है कि सबसे पहले हम लगाएंगे इज़ इक्वल टू का साइन। उसके बाद जैसे जनरल मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू होती है, उसको हम प्लस करते हैं सेकंड वैल्यू में, उसको प्लस करते हैं थर्ड वैल्यू में, तो हमारे पास वो तीनों वैल्यूज़ का जो है वो प्लस होके आ जाता है कि ये इसका आंसर है। इसी तरह हमने यहाँ पे इज़ इक्वल टू लगाया, फिर हमारी पहली वैल्यू ये है 72 जो कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मार्क्स हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें इसने सिलेक्शन भी ले ली है और यहाँ पे उस सेल का रेफरेंस भी ले लिया। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से प्लस का बटन दबाएंगे, नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर अपने कीबोर्ड से प्लस का बटन दबाएंगे और नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारी तीनों वैल्यूज़ होगी हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम बेसिक मैथ में पढ़ते हैं कि पहली वैल्यू C4 प्लस
नेक्स्ट वैल्यू D4 प्लस नेक्स्ट वैल्यू E4। यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को नहीं लिखते, हमने ये नहीं लिखा कि 72 प्लस 77 प्लस 69, बल्कि हमने उस सेल का नंबर दिया है। तो ये C4 हमारे पास, ये वाला C4 कहाँ से आया कि ये ऊपर से देखें, ये C है और इस तरफ रो नंबर 4 है। तो यहाँ से हमने इसको अपने सेल का नंबर दिया है, सेल का रेफरेंस दिया है, ना कि हमने उस वैल्यू को दिया। तो ये वैल्यू लिखने के बाद हम एंटर करेंगे तो ये देखें इसने हमारा जो है तीनों वैल्यूज़ को यहाँ से जमा कर दिया। अब यहाँ पे जो मज़े की चीज़ है कि हम सिर्फ पहले सेल में जो है वो अपना फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद जितनी भी हमारे पास नीचे वैल्यूज़ होंगी, चाहे वो हज़ारों में हो चाहे लाखों में हो, उस वहाँ पे हमें दोबारा से ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जहाँ पे हमने फार्मूला लगाया था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। अभी जो कर्सर का निशान है वो देखें, प्लस वाला निशान जो है वो किस तरह का है। जब मैं इसके कॉर्नर पे आऊँगा तो ये प्लस का निशान चेंज हो जाता है, पहले मोटा है और यहाँ पे आके थोड़ा सा स्लिम हो जाता है। जब ये स्लिम हो जाए तो अपने अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक दबा लेना है और इसको लेफ़्ट क्लिक दबाए हुए ही नीचे की तरफ खींचना है जहाँ तक आपकी वैल्यूज़ हैं, और जब लास्ट वैल्यू पे पहुँच जाए तो इसको छोड़ देना है। ये देखें अब इसने तमाम आपके जितनी भी नीचे रोज़ थी उन सब को आपस में प्लस कर दिया। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है और बार बार इस्तेमाल होने वाला फंक्शन है। तो ये इसका एक प्रोसीजर था। अब हम इसको ख़त्म कर देते हैं यहाँ से और दूसरा तरीका सीखते हैं। ये बिल्कुल बेसिक तरीका था, अब हम थोड़ा सा एडवांस सीखते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमेशा फार्मूला जो है वो इज़ इक्वल टू के साइन से शुरू होता है। इज़ इक्वल टू के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सम, SUM। ये भी हम प्लस करने जा रहे हैं, जो कि हम पहले कर चुके हैं, लेकिन वो फर्स्ट प्रोसीजर था। अब ये सेकंड प्रोसीजर है, इसके साथ भी हम इसको जो है वो प्लस कर सकते हैं। ये वाला प्लस कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जब जो हम सम वाला यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हों तो उसमें हम इस तरह से नहीं ले सकते कि D1 प्लस E1 प्लस G1 प्लस F1, ये हम नहीं लिख सकते। उसके लिए बड़े जब हमारे पास डेटाज होते हैं उसके लिए हम सम वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमने लिखा इज इक्वल टू सम, उसके बाद छोटी ब्रैकेट जो है वो शुरू करेंगे और यहाँ पे हमारे डाटे की जो हमने प्लस करना था, जैसे हम ये रो जो है इसको आपस में प्लस करना चाहते हैं, तो इस रो की जो सबसे पहली वैल्यू होगी उस सेल को हम दबाएंगे, ये उस सेल का रेफरेंस ले लेगा। इसके बाद हम शिफ्ट दबा के कोलन का बटन जो है वो यहाँ पे लगाएंगे, जो कि ऊपर और नीचे दो नुक्ते होते हैं, इसको कोलन बोलते हैं। हमने सबसे पहली वैल्यू लगाई, उसके बाद कोलन का निशान लगाया और फिर लास्ट वैल्यू को वाला जो सेल है उसको हमने प्रेस करना है। ये बीच वाला सेल हम प्रेस नहीं करेंगे, फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू। ये देखें C4 और E4, दरमियान में से हम D4 को छोड़ दिया। इसके बाद छोटी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर का बटन प्रेस करेंगे और ये देखें हमारे पास ये जो है प्लस हो चुका है। उसी तरह से हम इसे भी नीचे की तरफ खींच देंगे। तो हमने सीखा कि इज इक्वल टू सम, यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा करके इसको देख लेते। तो हमने सीखा कि इसको जो है वो इज इक्वल टू सम फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू, और इसको हमने इनक्लोज किया ब्रैकेट्स के साथ और एंटर किया तो हमारी ये वैल्यू है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आज के हमारा लेसन में शामिल है कि परसेंटेज और एवरेज। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास ये एक रिजल्ट है जिसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं और तीनों को हमने यहाँ पे आके जो है वो आपस में प्लस कर लिया है। अब हम इसकी परसेंटेज निकाल के देखना चाह रहे हैं कि हर स्टूडेंट ने कितने % मार्क्स लिए। तो परसेंटेज का फार्मूला आपको पता ही है, जैसा कि बेसिक मैथ के अंदर परसेंटेज का फार्मूला है, सेम उसी तरह एक्सेल भी उसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए अपनी तमाम वैल्यूज़ को प्रोसेस करता है। तो परसेंटेज का फार्मूला हम देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स में क्या है। इसमें है जी ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स, यानी कि उस स्टूडेंट ने टोटल कितने नंबर लिए हैं उनको हम 100 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो आंसर आता है उसको हम जो उस एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स हैं उसके साथ डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस केस में हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हैं, मीन्स के इस केस में हमारे पास टोटल मार्क्स जो हैं वो 300 हैं। पहले स्टूडेंट ने 300 में से 218 मार्क्स दिए हैं। तो अब हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं
कि जब भी हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन लगेगा। उसके बाद हमने इसको नेक्स्ट वैल्यू कौन सी देनी है, ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो इसके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं 218। हम इस सेल का इसको रेफरेंस देंगे। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो मल्टीप्लाई के लिए कीबोर्ड के ऊपर जो की है वो अब शिफ्ट दबा के 8 को प्रेस करेंगे तो ये स्टार का जो साइन है ये आ जाएगा। स्टार के साइन को एज ए मल्टीप्लाई के साइन के लेती है। तो हमने अपनी कीबोर्ड से शिफ्ट और 8 को प्रेस करना है तो हमारे पास स्टार आ जाएगा। अगर किसी के कीबोर्ड में साइड कीपैड है तो उसमें भी स्टार का अलग से एक बटन है, वहाँ से भी आप इसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो इसको हम 100 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद डिवाइड करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से जो डिवाइड का साइन है या जिसको स्लैश बोलते हैं या इसको ऑब्लिक भी बोला जाता है, इस साइन को हम यहाँ पे डालेंगे। तो ये एक्सेल इस साइन को डिवाइड के लिए इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पे हम इस स्टूडेंट के टोटल मार्क्स जो हैं उनकी एंट्री करेंगे। तो टोटल मार्क्स हैं 300। तो अभी हम अपने फार्मूले को एक दफ़ा देख लेते हैं। हमने इज इक्वल टू का साइन लगाया, F4 जो कि इसके टोटल मार्क्स हैं वो लिखा, उसको मल्टीप्लाई किया 100 के साथ और डिवाइड कर रहे हैं टोटल मार्क्स 300 के साथ। तो ये सारी कार्रवाई करने के बाद हम इसको एंटर का बटन प्रेस करेंगे। तो ये देखें इसने हमें बता दिया कि स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो 73% है। अब हम इसके कारण से इसको नीचे की तरफ खींच लेते हैं। तो ये देखें तमाम स्टूडेंट्स की परसेंटेज जो है वो हमारे सामने निकल आई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को परसेंटेज की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज। एवरेज का मतलब ये होता है कि आपके पास बहुत से सब्जेक्ट्स हैं। इस केस में हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, जिसमें से उसने 218 नंबर लिए। हम इन 218 नंबरों की एवरेज निकालना चाह रहे हैं कि हर सब्जेक्ट्स में से उसने तकरीबन कितने नंबर लिए। तो एवरेज निकालने का फार्मूला जो है वो यहाँ ये नीचे लिखा हुआ है कि ऑब्टेन्ड मार्क्स कि उसने टोटल कितने नंबर लिए, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय किसके, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कि जितने उसके सब्जेक्ट्स के थे उसके साथ हम इसको तकसीम कर देंगे। अभी कितने सब्जेक्ट हैं, 1, 2 और 3। 218 को हम 3 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो इसकी इस स्टूडेंट की एवरेज होगी। तो हमेशा की तरह हम इज इक्वल टू से इसको शुरू करेंगे और इसके ऑब्टेन्ड मार्क को लेंगे यहाँ से F4 और इसको डिवाइड करेंगे 3 के साथ, क्योंकि इसके सब्जेक्ट्स 3 हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट हों, नंबर ऑफ आइटम्स हों, नंबर ऑफ मैन हों, जो भी जितने भी नंबर्स होंगे वो हम काउंट करेंगे और उसके साथ इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल आएगा। अभी हर सब्जेक्ट में से इसने तकरीबन 73 नंबर्स दिए हैं, इसको एवरेज बोलते हैं। इसी तरह हम एवरेज को भी फिल डाउन कर देते हैं। ये देखें हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा डाटा जो है वो आ गया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को परसेंटेज और एवरेज की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब ये बहुत ही आसान है कि हम बहुत लंबी लंबी जो लिस्ट्स होती हैं क्लासेस की या किसी भी चीज़ की, उनकी आप परसेंटेज निकालना चाहें या एवरेज निकालना चाहें तो अब आपके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि आप ये जो काम आप पहले घंटों में कर रहे थे अब आप सेकंड्स में करने के काबिल हो गए हैं।